Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स। हमने साइंस 2 का जो फर्स्ट लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कल स्टार्ट किया था। उसका हमने पेज नंबर 1 कर लिया है, जो कि एक बार देख लो। हमने कल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये सब करवाया किया था। एंड हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, ये सब भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। पहले यहाँ से एक बार रिवाइज करके फिर चलते हैं, क्योंकि इसी से कंटिन्यूशन है। कल हमने क्या पढ़ा था, that with the help of RNA the genes present in the form of DNA ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयरबाय क्या करता है, कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन्स सिंथेसिस ये कहाँ स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द DNA एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर बॉडी। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय DNA थ्रू RNA। यही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है DNA का, किसके थ्रू, RNA के थ्रू। इसको ही हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये आपको डेफिनेशन था, मैंने मार्क करवाया था। देन mRNA प्रोड्यूस होता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA। जितना न्यूक्लियोटाइड्स है DNA में, उस हिसाब से क्या प्रोड्यूस होता है, mRNA। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA इज यूज इन दिस प्रोसेस। दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड यूज होता है ये प्रोसेस में। एंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस। बिसाइड्स देर इज अ यूरासिल। क्या है RNA में यूरासिल से, एंड इंस्टेड ऑफ क्या, थाइमिन इन DNA। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन चीज़ समझ में आया आपको। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, mRNA प्रोड्यूस होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA में से, और उसमें से कोई एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड से DNA में यूज़ होता है प्रोसेस में। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA जो है वो क्या होता है, इट्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू DNA, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बिसाइड देयर इज क्या है, यूरासिल है RNA में इंस्टेड ऑफ थाइमिन इन DNA। यही प्रोसेस जो है RNA का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब the mRNA formed in nucleus in cytoplasm. The mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. ओके जो mRNA फॉर्म होता है न्यूक्लियस, ये कहाँ से, साइटोप्लाज्म से होता है। और क्या करता है, वो कोडेड मैसेज लेके आता है, कहाँ से, DNA से। DNA से वो क्या करता है, कोडेड मैसेज लेके आता है। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फ्रॉम एमिनो एसिड। अब वो मैसेज कौन भेजता है, एमिनो एसिड। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। हर एक एमिनो एसिड में क्या कोड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड होता है। उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। मार्क इट, ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं हम, ट्रिपलेट कोडॉन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons। तो ट्रिपलेट कोडन से डिस्कवरी में हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with other 2 scientists। 3 साइंटिस्ट थे, उसमें से हमारे एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने ये ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्कवरी किया था फॉर 20 एमिनो एसिड। इस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया है 1968 में। हाँ, ओके। Now each mRNA is made of thousands of triplet codon। हर एक mRNA जो है, each mRNA ये thousands of triplet codon से बना हुआ है। ओके, as per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA। जो मैसेज है mRNA का, ओके, उससे क्या होता है, एमिनो एसिड सप्लाइड होता है किसको, tRNA को। फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। इस प्रोसेस के लिए tRNA के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन।
ओके, अगेन देखो, हर एक mRNA किससे बना हुआ है? थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ है। जैसे जैसे मैसेज आता है mRNA का, किसका? ऑन mRNA थ्रू एमिनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA। ओके, फॉर दिस पर्पज tRNA क्या है? हैज़ एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ओके, टू द कोडॉन ऑन mRNA। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। इफ़ यू सी, ये जो है mRNA, ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ है। जैसे मैसेज mRNA देता है एमिनो साइड से, तो tRNA क्या करता है? ये पर्पस के लिए वर्क कर लेता है। tRNA क्या है? एस एंटी कोडॉन है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है टू कोडॉन टू mRNA, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। द एमिनो एसिड ब्रॉड बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। ये पेप्टाइड बॉन्ड से ये किया गया, और विद किसके हेल्प से? rRNA। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end of the distance of one triplet codon। मतलब ये प्रोसेस में जो राइबोसोम से mRNA से वन एंड से दूसरे किसके डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट के एंड तक जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? वो वहाँ से वहाँ पास हो रहा है ना, ट्रांसलोकेशन। लोकेशन मतलब मूवमेंट करना। सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे चेन्स बन के एक कॉम्प्लेक्स ये बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। एंड दीज प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही प्रोटीन्स क्या करता है? कंट्रोल करता है वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। ओके, और वो जैसे दिखते हैं ना उसको, मतलब हम जैसे हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, तो अपीयरेंस में भी ये हेल्प करता है। Now, living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of these are transmitted to the next generation without any changes। हम जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, भले वो एनिमल हो, बर्ड हो, प्लांट्स हो, वो अपने ह्यूमन को प्रोड्यूस करते हैं, वो जैसे है वैसे ही, मतलब उनके जैसे ही, ड्यू टू जीन्स ओनली। हाँ, ये जीन्स के थ्रू ही होता है। और सम ऑफ द जीन्स, कुछ जीन्स को ट्रांसमिट किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बचा के रखा जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए without any changes। Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring। तो इस वजह से जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, उस तरीके के कैरेक्टर, मतलब हम उनके दिखने जैसा, हम उनके साथ दिखते रहेंगे, या हम कुछ आदतें हमारी उनकी जैसी होंगी, लाइक बोलते हुए मुंडी हिलाना या कुछ करना। मतलब आप देखो आपके और अपने पेरेंट्स में, मम्मी या पापा में आपकी किस कैसे आदतें मिलती है। ओके, ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों पर। हावेवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दियोर जीन्स। समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट पोजिशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। कभी कभी बहुत सडन कॉज हो जाता है, सडन चेंजेस होता है इन जीन्स। तो समटाइम क्या होता है? एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंज इट्स पोजिशन, उसका पोजिशन चेंज कर लिया, रिप्लेसमेंट हो गया। ओके, दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट म्यूटेशन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूटेशन बोलते हैं, नथिंग दैट इज़ म्यूटेशन। सम म्यूटेशंस मे बी माइनर, कुछ बहुत कम होते हैं, बट सम मे बी कंसिडरेबल। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल अनीमिया। कभी कभी बहुत डेंजर भी होता है, या माइनर नहीं होता है, मेजर होता है, बिकॉज कुछ म्यूटेशन की वजह से आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकती है, मतलब आपके जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन टू पास हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। दिस इज़ एन एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ एन एवरलास्टिंग प्रोसेस, और ये एक प्रूफ है, जो डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसका एक प्रूफ है। तो ये हमने आज पढ़ा है। ओके, सो हम रिकॉल का क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड विल स्टार्ट इवोल्यूशन टुमारो। ओके, 1 पेज रोज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फाइन। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन होता है, तो उसका क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर? क्या फंक्शन है उसका? ये कोई फंक्शन नहीं करता। अपेंडिक्स ना, ये अनवांटेड चीज़ें जो हमारे बॉडी में है, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। ओके, अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ फंक्शनलेस
और इट इज़ अ वेस्टिगल ऑर्गन, जो हम अभी बाद में पढ़ने वाले वेस्टिगल ऑर्गन्स। ये कोई भी काम नहीं करता है, या तो ये वेस्टिगल ऑर्गन्स है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड? रियली हम विजडम टीथ से ही खाते हैं? विजडम टीथ तो हमें बहुत बाद में आता है। आपने सुना होगा अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ आ गई। अक्कल दाढ़ कब आता है? आफ्टर 18 और 20 ईयर्स के बाद आता है। उसके पहले क्या हम खाना नहीं खाते थे? हम खाना चबाते नहीं थे? चबाते थे ना। तो आर दे रियली यूजफुल? नहीं, क्योंकि किसी किसी की अक्कल दाढ़ ऐसे आती है कि वो मसूड़ के अंदर घुसा होता है, उसको डॉक्टर निकाल भी देते हैं, उसका कोई काम नहीं रहता है। बट वो होता है हमें, और वो हमें बचपन में नहीं होता है। विजडम टीथ हमें बचपन में नहीं आता, वो बाद में आता है। सो आर दे रियली यूजफुल? तो हम बोलेंगे विजडम टीथ आर नॉट यूजफुल फॉर चिविंग द फूड। क्लियर हो गया आप लोगों को? वाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? क्यों अचानक से गायब हो गए? ये काफ़ी 200-300 साल पहले ये जानवर थे, बट अभी क्यों चले गए? क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था जैसे वो रहना, जिस एनवायरनमेंट में रहना चाहते थे। मतलब आज से 200-300 साल पहले उनको वैसी एनवायरनमेंट थी जिसमें वो सरवाइव कर पा रहे थे। बट बाद में धीरे धीरे से बढ़ते गया, क्या हो गया, वो एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, वो एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर देर वॉज आइस एज आने लगा, बर्फ़ की ये होने लगे बिगनिंग। फिर उस वजह से खाने की कमियां होने लगी, खाने की कमियां होने लगी तो भूख के मारे वो मरने लगे। तो अकॉर्डिंग वन थियरी, एक ऐसा बोला जाता है कि अ मीटियोर कोलाइडेड विद द अर्थ एंड दिस रिजल्टेड इन गैस्ट्रोफिक डेथ ऑफ द डायनासोर। कि ऊपर से जो आसमान से मीटियोर कभी गिरता है, ऐसे बोला जाता है कि वो मीटियोर हमारे अर्थ से कोलाइड हुआ और जितने भी हमारे डायनासोर्स थे वो कैटास्ट्रॉफिक डेथ से एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। ये एक रीज़न है। Now, why are many species of animals and birds getting extinct? बहुत सारे जैसे लाइक हम चिमनी बोल रहे हैं, हम देखते हैं स्पैरोज बहुत कम दिखती है हमें, और भी ऐसे एनिमल्स होंगे। क्यों वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। कभी भी बहुत बरसात हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, अचानक से आप देखो बार गर्मी के मौसम में बरसात होती। तो ग्रेजुअली एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है। और ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इवन हमने क्या किया, हमारे रहने के लिए पहाड़ों पर डिफॉरेस्टेशन करने लगे। मतलब हर जगह, कोई भी जगह हम छोड़ रहे हैं तो एनिमल्स कैसे रहेंगे? उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए, तो वो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उनको रहने के लिए। जब झाड़ नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो कौन से एनिमल्स वहाँ रहेंगे? उनको तो वैसी एनवायरनमेंट चाहिए ना। सो देन पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, शहर का बनना, पहाड़ कट करके शहर बनाना। फिर नदियों को भी आप देख रहे हो, उसमें मिट्टी डाल डाल के हम कॉम्प्लेक्स बना रहे। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है एक्सटिंक्ट हो जा रहे, ख़त्म होते जा रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इवोल्यूशन का पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय।